हेलो एंड वेलकम टू अल्फा इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर examinations. I hope you will understand each and every point. Before this, we have already discussed the poem, its explanation and the summary. So let's begin. The question is, What is a dust of snow? यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डस्ट ऑफ स्नो किसको रेफर कर रहा है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड. ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि मतलब किस चीज़ से उसका मूड चेंज हुआ है. एंड द नेक्स्ट पार्ट मीन्स थर्ड पार्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड. अब पोएट का मूड जो है वो किस तरह से चेंज हुआ है. ठीक है, ये तीन पार्ट है एक ही क्वेश्चन के. सो लेट्स नो द आंसर्स. आप इस क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में भी फॉर्म करके दे सकते हैं अपनी थॉट से, जितनी आपने पोएम को समझा है. अगर आपने नहीं समझा है तो प्लीज़ आप मेरी पुरानी वीडियो देखें, इससे पहले वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन और समरी दोनों ही डिस्कस की है. सो लेट्स बिगिन द आंसर नाउ. डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो. अब डस्ट ऑफ स्नो जो है वो पोएम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब है टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के छोटे छोटे कण, पार्टिकल्स. द पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट द पोएट हैज़ रेफर्ड टू देम एज डस्ट. अब जो पार्टिकल्स हैं स्नो के वो इतने ज़्यादा छोटे हैं, बहुत छोटे से, कि इसीलिए पोएट ने उन्हें डस्ट करके रेफ़र किया है. द पोएट वॉज इन एन ऑफुल मूड. ऑफुल कहने का मतलब है कि बहुत बुरे मूड में था, डिप्रेसिव मूड में था, बहुत सैड मूड में था. द पोएट वॉज इन एन ऑफुल मूड व्हेन पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैड फॉलन ऑन हिम. जिस वक्त डस्ट ऑफ स्नो जो गिरा उसके ऊपर, उस समय, उससे पहले, मतलब गिरने से पहले जो है पोएट का मूड जो है वो काफ़ी ख़राब था. दिस चेंज द पोएट्स फ्रेम ऑफ माइंड इंस्टेंटली एंड हिज डे गॉट अ लॉट बेटर. अब इसकी वजह से क्या होता है कि पोएट का मूड जो है वो चेंज हो जाता है. ये जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो हैं वो गिरने की वजह से पोएट का जो मूड है वो बुरे से, मतलब डिप्रेसिव मूड से वो चेंज होके अच्छे मूड में बदल जाता है. यही पोएम का जो मेन पॉइंट था. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में, इस कविता में नेचर को किस तरह से प्रेजेंट किया है, किस तरह से उसका रिलेशन है, क्या कह के उसको प्रेजेंट किया है, मतलब किस वे में. The following questions may help you to think of an answer. What are the birds that are usually named in poems? Generally आम तौर पर, इस कविता की बात नहीं हो रही है बल्कि आम तौर पर जो भी कविताएं लिखी जाती हैं, आम तौर पर जो भी पोएम्स लिखी जाती हैं, उनमें किस तरह के बर्ड्स का यूज़ किया जाता है, किस तरह के बर्ड्स का नाम सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है. डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स. आपको क्या लगता है कि क्या एक क्रो का यूज़ जनरली पोएम लिखने के लिए या कोई कविता लिखने के लिए क्रो का यूज़ होता है, क्रो नाम आता है पोएम में. नेक्स्ट इज व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो. आपके मन में क्या चीज़ें आती हैं, इमेजेस. ठीक है, तो आप ऐसा क्या सोचते हैं जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपके मन में ख्याल आता है, आप क्या सोचते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आंसर आपका इसका हो सकता है, पहला पॉइंट देखिए, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स. जनरली जो कविताएं लिखी जाती हैं वो खूबसूरती के लिए लिखी जाती है, अच्छी बातें, तो उनमें हम लोग अच्छे बर्ड्स का भी यूज़ देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉमन नेम्स आर स्पैरो, नाइटिंगेल एंड पीकॉक आर मोर देन ऑफन नेम्ड इन पोएम्स. इन सारे बर्ड्स का यूज़ जो है ज़्यादा होता है पोएम्स में, कविताओं में. Next part is unlike these birds, crows are often seen as the indicators of misfortune, fear and dismay. इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पैरो, नाइटिंगेल और पीकॉक, इनके अलावा जैसे क्रो जो है इसको डिस्मे, ठीक है, एक इंडिकेटर माना जाता है कि डिस्मे बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेट होने का, या फिर डिस्मे बर्बादी, इन सारी चीज़ों का, मीन्स नेगेटिव कह सकते हैं आप. जितने भी सारे इंडिकेशंस हैं वो सब नेगेटिविटी के हैं. तो क्रो जो है वो एक नेगेटिविटी का इंडिकेटर बन के यूज़ होता है पोएम में. दे आर ऑफन यूज फॉर नेगेटिव रेफरेंसेस. तो इनको
नेगेटिव रेफरेंस देने के लिए पोएम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। अब फिर से क्वेश्चन है कि हेमलॉक ट्री क्या है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मेपल, ओक और एन ओक और अ पाइन। अब देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हेमलॉक ट्री क्या है, और पोएट जो है यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है उन्होंने हेमलॉक ट्री का ही चुनाव क्यों किया, व्हाई हैज़ ही सिलेक्टेड हेमलॉक ट्री ओनली, और उन्होंने किसी और पेड़ को सिलेक्ट क्यों नहीं किया अपनी पोएट्री के लिए। मेपल, ओक और पाइन ये सारी खूबसूरत ट्रीज़ में आती हैं, तो इन्हें क्यों नहीं सिलेक्ट किया, एक पॉइजनस ट्री को ही क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने। तो जो उसका पॉइंट है मेन वो ये है कि पोएट जो है मीन्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो काफ़ी डिप्रेसिव मूड में थे, और इसी को वो इंडिकेट करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि उनका मूड ख़राब है इस पोएम में। तो इसीलिए वो अपने सैड और डिप्रेसिव मूड को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है। ट्रीज गिव आउट ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कनेक्टेड विद एब्जॉर्बिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी। सिंस जो ट्रीज पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। मीन्स नेगेटिविटी इसका इंडिकेटर एक तरह से निकाला जाता है कि नेगेटिविटी जितनी भी होती है सबको जो है वो ट्रीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पॉजिटिविटी रिलीज करते हैं, ठीक है। बट देयर आर ट्रीज दैट आर पॉइजनस टू लाइक अ हेमलॉक ट्री। मगर कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जैसे कि हेमलॉक ट्री। The poet does not mention a more beautiful tree such as maple, oak or pine because he wants to indicate a sad scene. अब पोएट ने है क्या किया है, हेमलॉक ट्री को सिलेक्ट किया है और कोई खूबसूरत सी पेड़ जैसे मेपल, ओक और पाइन को सिलेक्ट नहीं किया है बिकॉज ही वॉन्टेड टू इंडिकेट हिज डिप्रेसिव मूड, क्योंकि वो अपना डिप्रेसिव मूड इंडिकेट करना चाहते हैं थ्रू दिस पोएम। Being poisonous, a hemlock tree is considered bad and so he refers to it. अब सिंस कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, ये नेगेटिविटी को इंडिकेट करती है, इसीलिए उन्होंने इस ट्री को चूज किया है अपनी पोएम में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। पहला क्वेश्चन का पार्ट है कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री हैं वो जॉय और सॉरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे है कि डस्ट ऑफ स्नो जो क्रो ने शेक किया है, मतलब गिराया है पोएट के ऊपर फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो वो डस्ट ऑफ स्नो एग्जैक्टली क्या है और ये किस तरह से मतलब क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसमें थ्रू द क्रो using a hemlock tree and the dust of snow. So the answer would be both crow and the hemlock tree represent sorrow. अब देखो दोनों ही यानी कि crow और hemlock tree दोनों ही नेगेटिविटी के इंडिकेटर्स है और वो दोनों ही sorrow को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। Robert Frost has used both the negative creatures that is crow and the hemlock tree as the carriers of positivity and strength that transformed his day for the better. देखो जनरली जो है क्रो और हेमलॉक ट्री ये दोनों जो है नेगेटिव इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, और ये सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर पोएट ने क्या किया है, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके किस तरह से कितनी खूबसूरती से अपने पोएम में यूज़ किया है कि ये दोनों नेगेटिव इंडिकेटर्स होने के बावजूद भी यही दोनों नेगेटिव इंडिकेटर्स आगे चल करके पोएट का पूरा दिन बचाते हैं, बल्कि उनका बुरा मूड चेंज करके अच्छे में बदल देते हैं। By not using birds like sparrow and nightingale and the trees like maple, oak or pine, the poet has tried to break down all the preconceived notions. अब देखिए पोएट ने क्या किया है कि by not using birds like स्पैरो एंड नाइटिंगल एंड ट्रीज लाइक मेपल, ओक और पाइन। अब खूबसूरत बर्ड्स या फिर खूबसूरत अच्छी
पेड़ या फिर अच्छे अच्छे पंछियों पक्षियों को ना यूज़ करके उन्होंने नेगेटिव चीज़ों को, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सभी को यूज़ किया है, क्योंकि पोएट एक तरह से ये भी करना चाहते हैं कि वो जितनी भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं सभी को तोड़ना चाहते हैं। प्री कंसीव्ड नोशंस का मतलब होता है कि ऐसी मानसिक धारणाएं जो हम पहले से ही बना करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई काली बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो क्या होगा, कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्री कंसीव नोशंस यानी कि पहले से मानसिक धारणाएं बनी होती हैं कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। तो इसी तरह से लोगों की मानसिक धारणाएं बनी हुई हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में कि क्रो है तो वो बुरा ही होगा, हेमलॉक ट्री है तो वो बुरा ही होगा, ठीक है। वी हैव अबाउट सर्टन कैरियर्स ऑफ नेचर। तो इसी तरह से नेचर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो पहले से ही मतलब हमने सोच के रखी कि कुछ ना कुछ बुरा होगा, ठीक है। बट ये क्या कर रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये इसको यूज़ करके, इन्हीं नेगेटिव चीज़ों को यूज़ करके वो बताना चाह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी एक टाइम पर पॉजिटिविटी ला सकती हैं। तो ऐसी मानसिक धारणाओं का कोई मोल नहीं रह जाता है। नेक्स्ट इज़ he has tried to make us understand that we see the world not as how it is but as how we want to see it। अब देखिए, दुनिया, पोएट का कहना है कि दुनिया जो है वैसी नहीं है जैसी बस हमें लगती है या दूसरे जैसा हमें दिखाना चाहते हैं, बल्कि दुनिया हमारी वैसी बन सकती है जैसा इसे हम देखना चाहते हैं। इट इज़ अप टू अस व्हाट वी एब्जॉर्ब। अच्छा बुरा हर जगह हमें मिलेगा। इट इज़ अप टू अस व्हाट वी वांट टू सी, व्हाट वी वांट टू एब्जॉर्ब। The dust of snow stands for joy that was brought by the crow sitting on a hemlock tree। अब dust of snow क्या कर रहा है, ये जो स्टोरी है ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये क्या कर रही है एग्जैक्टली, ये जॉय ला रही है किसके लाइफ पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी कि पोएट के लाइफ में वो जॉय ला रही है, क्योंकि उनका मूड डिप्रेसिव था और ये डस्ट ऑफ स्नो यानी कि टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्नो गिरने की वजह से पोएट का मूड चेंज हो जाता है और वो बेटर हो जाता है उसका दिन, उसका मूड। चलिए, यहीं तक हमारा था क्वेश्चन आज का। इसके और भी क्वेश्चंस हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप क्वेश्चंस के आंसर समझ लीजिए ताकि आप खुद से भी फ्रेम कर सकें। सो वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।